हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वरकम। एक बड़ी जंग UPPSC में अपना बेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते बच्चों, और नेक्स्ट जो अपना टारगेट, अपना डेस्टिनेशन, अपना एंड पॉइंट जो होगा वो नॉर्सेट 2021 होगा। एक फ्लो आप पे बना है पढ़ने का, एक टाइम शेड्यूल आपका बना है लगातार पढ़ने का, उसको ब्रेक नहीं करना है। हमें रुकना नहीं है, हमें आराम नहीं करना है। हमें अपने इस नॉलेज के पिटारे में और प्रॉपर्टी को ऐड करना है, और उसका बेहतरीन तरीका है कि आप लगातार पढ़ते रहिएगा बच्चों। तो आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत में बड़े टफ और ट्रिकी MCQ मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और हर एक बारीकी से उस पे बनने वाले पॉइंट को एक्सप्लेन भी करूंगा बच्चों। 24 आवर्स पहले आपको टॉपिक का नाम भी बताऊंगा कि कल कौन सा टॉपिक MCQ हम सॉल्व करने वाले हैं। आप उसकी थ्योरी पढ़ के आइएगा, और एनक्लेक्स पैटर्न में MCQ मैं आपके सामने पुट करूंगा बच्चों। हर एक MCQ में आपको 8 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक नई शुरुआत आपके लिए कामयाबी की राह और आसान करें, और फाइनली हम स्टार्ट करें एनक्लेक्स MCQ विद रैशनल सिस्टम। अपना है कार्डियोवैस्कुलर, और डिजीज जो हम पढ़ रहे हो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें MI होगा, एंजाइना होगा, बर्गर डिजीज होगा, रेनॉल्ड डिजीज होगा, एथरोस्क्लेरोसिस होगा। ये सारे आर्टीरियल जो डिसऑर्डर है, इन पे बनने वाले क्वेश्चन को हम कैरी ऑन करने वाले बच्चों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करना ना भूलें। एक नई शुरुआत आपका JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रहा है बच्चों। ओके फाइन। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके अपने JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी नफरत करते होंगे, बट वी डोंट केयर। मैं हमेशा कहता हूं आपसे भी नफरत करने वाले बहुत लोग होंगे सोसाइटी में, बट यू नेवर केयर द पीपल्स। ध्यान रखिएगा, जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते हो, मतलब आप जो कर रहे हो वो नहीं कर सकते। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और आज का पहला MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वो पैरामीटर आपके साथ शेयर करूंगा जिससे रिलेटेड MCQ आने वाले इस सेशन में आपको मिलेंगे। कुछ वो पैरामीटर जिसके क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं, तो क्विक उसको रिवाइज करते हैं, फिर आज के MCQ सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। शुक्रिया दीपक परमार। देखिए, लिपिड पे क्वेश्चन आएगा। तो मैंने सीरम लिपिड में सबसे पहले पुट किया है कि लिपिड जो है इज यूज्ड टू असिस्ट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग CAD। मतलब सीधा CAD डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL होता है, HDL होता है। तो लिपिड्स इज यूज्ड टू असिस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग CAD। CAD का मतलब होता है बच्चों कोरोनरी आर्टरी डिजीज। CAD का मतलब होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो सीरम लिपिड मेनली हम क्यों असिस्ट करते हैं? CAD को असिस्ट करने के लिए। क्यों करते हैं बच्चों? CAD को असिस्ट करने के लिए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा, सीरम कोलेस्ट्रॉल का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे। नॉर्मल लेवल कोलेस्ट्रॉल का पूछे तो बच्चों लेस देन 200 mg पर डे लिखना। यदि ये मोर देन 200 हो गया, यदि ये मोर देन 200 हो गया तो पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो सकती है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। इसके अलावा मैंने यहां पर पुट किया बच्चों LDL, इंपॉर्टेंट है। LDL को हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और LDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं बिकॉज का नॉर्मल लेवल जो है लेस देन 130 mg पर डे। याद रखना बच्चों, सॉरी बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड क्यों बोलते हैं? LDL जो क्या करता है, ये क्या करता है बच्चों, ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को। ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है फ्रॉम लीवर टू ब्लड। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को किस में ले जाके डालता है? लीवर से ब्लड में डालता है, और ब्लड में
इसका लेवल जब बढ़ेगा तो पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। क्या होगा बच्चों? कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका नॉर्मल लेवल याद रखना 130 से कम होगा तो ठीक है, और 130 से ज्यादा बढ़ेगा दैट विल बी डेंजरस, दैट विल बी डेंजरस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। दूसरा बच्चों मैंने HDL लिखा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसका नॉर्मल लेवल 30 to 70 mg पर DL होता है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। गुड क्यों बोलते हैं? बिकॉज कैरी, ये क्या करेगा बच्चों? कैरी कोलेस्ट्रॉल, कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड टू लिवर। मतलब ब्लड में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको लिवर में ले जाके डाल देता है, तो इसीलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए बच्चों हम क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, लेवल कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है, ताकि आज के MCQ सॉल्व करने में काफी आपको मदद मिले। ओके फाइन। नेक्स्ट बच्चों मैंने एक और पुट किया, विजुअल एनालॉगस स्केल। देखिए इस विजुअल एनालॉगस स्केल का मेन पर्पज है पेन को असिस्ट करना, फियर को असिस्ट करना, स्पेशली बच्चों में और अडल्ट में। कब? जब पेशेंट कॉन्शियस है। ध्यान से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विजुअल एनालॉगस स्केल जो है इसका मेन पर्पज होता है बच्चों में और अडल्ट में पेन के लेवल को असिस्ट करना, द टूल विच यूज टू मॉनिटर टू असिस्ट लेवल ऑफ पेन। देखिए आप लोग मोबाइल यूज करते हो, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, और मोबाइल के अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ इमोजीज यूज करते हो। कभी गुस्से में भेजते हो, कभी प्यार से भेजते हो, तो इमोजी का जो एक्सप्रेशन होता है ठीक उस तरीके से एक्सप्रेशन को देखना होता है। यदि पेशेंट का एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से लगे तो मतलब हमें 0 पॉइंट, 0 का मतलब पेशेंट को कोई पेन नहीं है। थोड़ा एक्सप्रेशन बदला और धीरे धीरे एक्सप्रेशन बदलते बदलते इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखा तो ऑलमोस्ट इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को पेन जो है वो मॉडरेट कंडीशन में। बट इस तरीके के टीयर निकल रहे, टीयरिंग आउट हो रहा है, तो समझ जाना पेशेंट का पेन जो है बहुत सीवियर है। वर्स्ट का मतलब होता है मोर सीवियर। दीपिका डोनेटिंग 20 रुपीज टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू दीपिका फॉर योर लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो याद रखना विजुअल एनालॉगस स्केल में फेशियल एक्सप्रेशन को हम देखते हैं और उससे पेशेंट के सीवियरिटी ऑफ पेन को असिस्ट करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, सीवियरिटी ऑफ पेन को असिस्ट करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू रवि रॉय। एक और पैरामीटर मैंने यहां पर पुट किया, ध्यान से देखिएगा, मायोग्लोबिन। देखिए हमने ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I पढ़ते हैं, मैंने यहां पुट किया बच्चों मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द कार्डियक स्केलेटल मसल्स। मतलब सीधा पेशेंट की जो स्केलेटल मसल्स है इसमें मायोग्लोबिन होता है बच्चों। और मायोग्लोबिन क्या? एक प्रोटीन सबस्टेंस है। जैसे ही पेशेंट की मसल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज होने के बाद ये मायोग्लोबिन कहां रिलीज होगा? ये रिलीज होगा ब्लड में। कहां रिलीज होगा बच्चों? ब्लड में। और ब्लड में मायोग्लोबिन का लेवल यदि बढ़ता है तो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट के कार्डियक मसल्स क्या हुई है बच्चों? डैमेज। पेशेंट की कार्डियक मसल्स क्या हुई है? डैमेज। ध्यान से समझना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बच्चों फालतू बातें नहीं करें, यहां पर फालतू डिस्कशन गलती से भी मत करिएगा प्लीज। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, कहां क्या हुआ उसके लिए ये डिस्कशन करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन, ओनली फॉर स्टडी। यहां मैं अलाउ नहीं करूंगा फालतू बतौलेबाजी करने के लिए बच्चों। मैंने पुट किया कि मायोग्लोबिन क्या? एक प्रोटीन सब्सटेंस है। जब कार्डियक मसल डैमेज होता तो ये रिलीज कहां होता? ब्लड में। और ब्लड में ये मसल्स डैमेज होने के विथिन 1 to 3 आवर के अंदर, 1 to 2 आवर के अंदर हो जाता है। और जब मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा मतलब आपके कार्डियक मसल क्या हुआ? डैमेज। कार्डियक मसल्स क्या हुआ? डैमेज हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नॉर्मली फीमेल में 10 to 65 होता है और मेल में 10 to 95 होता है नैनोग्राम पर ml। ये नॉर्मल लेवल आपके सामने पुट किया बच्चों। और पेशेंट का जैसे ही कार्डियक मसल्स डैमेज होगा विथिन 2 आवर्स, इवन विथिन 1 to 2 आवर्स, विथिन 1 to 2 आवर्स जो है मायोग्लोबिन इट रिलीज इनटू द ब्लड और ये इंक्रीज होगा, पीक पहुंचेगा 4 to 6 आवर में। 4 to 6 आवर में पीक पे जाएगा और अगले 7 आवर्स के बाद में वापिस नॉर्मल आएगा बच्चों। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मायोग्लोबिन इंडिकेट करता है कि पेशेंट की कार्डियक मसल डैमेज हुआ है, पेशेंट का कार्डियक मसल डैमेज हुआ। तो ये कुछ यहां पर इन्वेस्टिगेशन था। एक और यहां पर पुट करता बच्चों, ईसीजी चेंजेस ऑफ एमआई। एमआई की ईसीजी चेंजेस क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है।
आपको अच्छे से पता है कि मोस्ट कॉमनली मायोकार्डियल डैमेज का पता लगाने का काम कौन करता है? ईसीजी करता है बच्चों। कौन करता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ईसीजी में मैंने क्लियर मेंशन किया है कि यदि सेप्टल वॉल एमआई है तो लीड फर्स्ट और लीड सेकंड में एसटी एलिवेशन मिलेगा। इंटीरियर वॉल एमआई है तो लीड थर्ड वी थर्ड और वी फोर में एसटी एलिवेशन मिलेगा। लेटरल वॉल एमआई है, लीड V5 V6 और AVL फर्स्ट लीड में एसटी एलिवेशन मिलेगा। इंफीरियर वॉल एमआई है तो लीड सेकंड थर्ड AVF में एसटी एलिवेशन मिलेगा। और पोस्टीरियर वॉल एमआई है तो एसटी डिप्रेशन मिलेगा। ये पैरामीटर जानना जरूरी है। आप सभी को पता है कि एमआई जब पेशेंट को होता है तो हम एसटी एलिवेशन आइडेंटिफाई करते हैं। अब एसटी एलिवेशन कौन सी एमआई में कौन सी लीड में होगा? एमआई जो है डिफरेंट साइड्स में होता है, क्योंकि पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई जहां से होती है उस आर्टरीज के अंदर यदि ब्लॉकेज होगा तो उस पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, उस पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि हार्ट का कौन सा पार्ट है जहां पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है? तो हम लोकेशन ऑफ एमआई का पता लगाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ईसीजी करते हैं। लोकेशन ऑफ एमआई का पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी करते हैं, और ईसीजी से हम पता लगाते हैं कौन सी लीड में एसटी एलिवेशन है तो पेशेंट को कौन सा एमआई हुआ है, कौन सा एमआई हुआ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन, ये तो आसान था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दो बार पढ़ना। ए क्लाइंट हैज चेस्ट पेन, पेशेंट को क्या है? चेस्ट पेन है बच्चों। हम एनक्लेक्स का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ए क्लाइंट हैज चेस्ट पेन रेटेड 8 on 10 पॉइंट, 10 में से 8 पॉइंट पेशेंट दे रहा है। किसमें बच्चों? विजुअल एनालोगस, विजुअल एनालोगस स्केल। और आपको पता है स्केल का काम क्या था? टू असिस्ट द पेन और फियर, पेन और फियर को असिस्ट करने वाले स्केल को हमने क्या कहा? विजुअल एनालोगस। ठीक है, 10 में से 8 नंबर उसको मिले। 12 लीड ईसीजी किया तो एसटी एलिवेशन मिला, और एसटी एलिवेशन जो है वो इंफीरियर लीड में मिला, मतलब पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई था, इंफीरियर वॉल एमआई था। साथ में देखा ट्रोपोनिन लेवल आर एलिवेटेड, ट्रोपोनिन लेवल आर एलिवेटेड। देखिए एक ट्रोपोनिन टी होता है, एक ट्रोपोनिन आई होता है। आई जो ट्रोपोनिन है ये हाई एफिनिटी वाला होता है, हाई एफिनिटी वाला होता है। इसलिए जब भी ट्रोपोनिन आई जो है ये कंपैरिजन टू टी पहले एलिवेट होता है, कंपैरिजन टू टी पहले एलिवेट होता है। थैंक यू रीना यादव। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ दिस क्लाइंट एट दिस टाइम? आपके सामने कंडीशन को पुट किया, आपके सामने कंडीशन को पुट किया है कि चेस्ट पेन हो रहा है। विजुअल एनालॉग स्केल से हमने देखा तो 10 में से 8 पॉइंट मिले। 12 लीड ईसीजी किया, उसमें एसटी एलिवेशन मिला, इंफीरियर वॉल एमआई था, ट्रोपोनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ था। और इस तरीके के पेशेंट में डियरनेस का हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मजेदार एमसीक्यू बच्चों, ऑप्शन आपके सामने। क्या डियरनेस पेशेंट का डेली वेट और यूरिन आउटपुट चेक करेगी? क्या डियरनेस पेशेंट का डेली वेट और यूरिन आउटपुट चेक करेगी? या परमिट अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटर्स बाय फैमिली एंड फ्रेंड, या अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटर को परमिट करेगी? प्रोवाइड क्लाइंट एजुकेशन ऑन द मेडिकेशन एंड डाइट, और डी लिखा है रिड्यूस पेन एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। सोच के आंसर लिखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्वेश्चन क्या पूछा है? बहुत घुमा फिरा के पूछा है, बहुत आसान एमसीक्यू है, बहुत आसान एमसीक्यू है। पूछा है कि डियरनेस का नर्सिंग मैनेजमेंट इस पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक में चारों में से क्या होगा? चारों में से क्या होगा? फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? ए भी लिखा, बी भी लिखा, सी भी लिखा, डी भी लिखा है। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। बच्चों ने यहां पर डी लिखा है। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। डी जिन्होंने लिखा राइट आंसर, एब्सोल्युटली डी राइट आंसर। देखिए क्या होता है, डेली वेट एंड यूरिन आउटपुट, पेशेंट का फ्लूइड लेवल मॉनिटर करना यहां इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, क्यों? एमआई का पेशेंट है, ठीक है। परमिट अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटर्स बाय फैमिली मेंबर। देखिए डिपेंडिंग ऑन, ये हमेशा
डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंफर्ट। पेशेंट कंफर्ट, हम अपनी मर्जी से विजिटर को अलाउ नहीं कर सकते। पेशेंट इज कंफर्ट एबल टू टॉक विद द विजिटर, तो हम विजिटर को अलाउ कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रोवाइड क्लाइंट एजुकेशन ऑन द मेडिकेशन एंड डाइट। देखिए, क्लाइंट एजुकेशन हम कब प्रोवाइड कर सकते हैं? जब पेशेंट सेटल डाउन हो जाए। जब पेशेंट सेटल डाउन हो जाए, मतलब दैट विल बी प्रोवाइड आफ्टर settle down और पेशेंट। अब आपके सामने प्रायोरिटी क्या बची? दर्द को कम करना होगा और O2 डिमांड को कम करना होगा, क्योंकि ये तीनों इंटरवेंशन तो मैच नहीं हो रहा। पहला इंटरवेंशन कह रहा है मॉनिटर डेली वेट एंड यूरिन आउटपुट, जरूरी नहीं है, बट हम पेशेंट के फ्लूइड के लेवल को वॉच जरूर करते हैं, क्योंकि MI का पेशेंट है, पेशेंट को हार्ट अटैक हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा, अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटर को परमिट करना, फैमिली और फ्रेंड्स को। ये कब परमिट करना? जब पेशेंट कंफर्ट फील करे, पेशेंट एबल टू कोप दैट विजिटर, तो ही अलाउ करना। सी में लिखा प्रोवाइड क्लाइंट एजुकेशन ऑन द मेडिकेशन एंड डाइट। मेडिकेशन और डाइट के बारे में एजुकेशन हम कब देंगे? जब पेशेंट सेटल डाउन हो चुका होगा, उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ चुका होगा, उस कंडीशन में हम पेशेंट को एजुकेशन दे सकते हैं। तो यहां पर प्रायोरिटी क्या होगी बच्चों? रिड्यूस पेन and myocardial oxygen demand. Do you understand everybody? Do you understand my loving future nursing officer? Thank you दीपक। इस तरीके का MCQ एग्जाम आएंगे तो मेरे बच्चे अच्छे से सॉल्व कर पाए बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए 60-year-old मेल, 60 साल का पेशेंट है, 60-year-old मेल क्लाइंट कम इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेन ऑफ क्रशिंग। ध्यान से देखना बच्चों, कंप्लेन ऑफ क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन। पेशेंट को सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, क्रशिंग पेन हो रहा है। याद रखना, क्रशिंग पेन हमेशा MI में होता है, और स्क्वीजिंग जो पेन है वो हमेशा बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस में होता है। दोनों डिफरेंस देखिएगा, क्रशिंग पेन MI में होगा, स्क्वीजिंग पेन एंजाइना पेक्टोरिस में होगा। ओके फाइन। रेडिएट टू हिज शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म, द एडमिटेड डायग्नोसिस इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब मरीज एडमिट हुआ तो डायग्नोसिस निकला एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इमीडिएट एडमिशन ऑर्डर, तुरंत डॉक्टर ने उसको ऑर्डर किया कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करिएगा नेजल कैनुला के द्वारा 4 लीटर पर मिनट। ब्लड वर्क, लेबोरेटरी के लिए ब्लड सैंपल भेजिएगा। चेस्ट रेडियोग्राफ, पेशेंट का एक्सरे करवाइएगा। 12 लीड ECG, और साथ में लिखा डॉक्टर साहब ने कि 2 mg मॉर्फिन देना है, और वो भी IV देना है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द नर्स शुड फर्स्ट। इन सब में से डियर नर्स सबसे पहले क्या करेगी? मजेदार MCQ, ध्यान से पढ़िएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन को पढ़ेगा, क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन था, रेडिएट हुआ शोल्डर और लेफ्ट आर्म में, एडमिट किया एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इमीडिएटली एडमिशन ऑर्डर ने इंक्लूड ऑक्सीजन बाय द नेजल कैनुला 4 लीटर, ब्लड वर्क, चेस्ट रेडियोग्राफ, 12 लीड ECG और 2 mg मॉर्फिन। ये सब डॉक्टर ने लिखा है। हमें सबसे पहले डॉक्टर के ऑर्डर के बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, administer the morphine, obtain 12 lead of ECG, obtain the blood work, order the chest radiograph। अरे ऑप्शन पढ़ो रे बदमाश बच्चों। O2 एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, O2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नहीं है। मैं बदमाशों को कहता हूं क्वेश्चन को पहले पढ़ें, ऑप्शन का वेट करें, फिर आप आंसर को डिटेक्ट करिएगा। यहां पर ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप आंसर पुट करिएगा। चारों में से क्या पहले करोगे? मैंने कहीं नहीं लिखा है O2 एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं नहीं लिखा बदमाश। ध्यान से देखिएगा बच्चों। O2 एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा? जब पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएगा और डियर नर्स वहां पर प्रेजेंट है, उस समय हम सबसे पहले किसको देंगे? O2 को। डॉक्टर जब नहीं है, यहां तो डॉक्टर साहब की प्रेजेंस है, डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिख दी है, अब आपको क्या करना वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है मॉर्फिन सल्फेट। देखिए
एब्सोल्युटली करेक्ट। पहली प्रायोरिटी जो होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मॉर्फिन सल्फेट की होगी, क्योंकि 12 लीड ईसीजी जो है ये क्या बताएगा, लोकेशन ऑफ एमआई बताएगा। ये क्या बताएगा, लोकेशन ऑफ एमआई बताएगा। ब्लड वर्क जो है ये एंजाइमिक स्टडी को मदद करेगा, एंजाइमिक स्टडी में मदद करेगा। चेस्ट रेडियोग्राफ है, ये फर्दर हार्ट फेलियर या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, बट हमें सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है पेशेंट को, क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन, इसको रिलीज करने के लिए हमें मॉर्फिन देना होगा। मॉर्फिन के दो काम है, मॉर्फिन के दो काम है। पहली प्रायोरिटी जब O2 की डिमांड को कम करता है, और O2 की डिमांड को कम करेगा तो पेशेंट का चेस्ट पेन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, चेस्ट पेन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, समझ में आ रहा है ना? जो क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूं, ट्रिकी जरूर है, टफ जरूर है, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस ऑप्शन से हम मॉर्फिन देंगे, और मॉर्फिन यहां पर आपका राइट आंसर है। और दूसरा ऑप्शन मैंने कहा, यदि पेशेंट इमरजेंसी में आता है, पेशेंट को एमआई है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, पेशेंट को चेस्ट पेन है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो डियर नर्स क्या कर सकती है, वहां पर ऑक्सीजन, वहां पर क्या दे सकती है, ऑक्सीजन। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, फिर आंसर पुट करने की कोशिश करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, when teaching the client with the myocardial infection, next explain the pain associated with the MI is caused by। क्वेश्चन कहता है कि जब आप पेशेंट को टीच कर रहे हो, उसको क्या था, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, नर्स एक्सप्लेन करेगी पेन किसके साथ एसोसिएटेड है, किस रीजन से। तो आप आंसर क्या लिखोगे, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। when teaching the client with the myocardial infection, nurse explain that pain associated with MI is caused by, कौन से रीजन की वजह से पेशेंट का एमआई का पेन डेवलप हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओवरलोड की वजह से, इंपेंडिंग सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी कोलैप्स की वजह से, सर्कुलेटरी कोलैप्स की वजह से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, देन एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से, या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल्स। बड़ा आसान एमसीक्यू है, बड़ा आसान एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक एमआई का पेशेंट है, और उस एमआई के पेशेंट को पेन हो रहा है, और वो पेन एसोसिएटेड मतलब किस रीजन की वजह से पेन हो रहा है। तो चारों में से आप मुझे बताएंगे कि कौन सा रीजन है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ओवरलोड हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड होने की वजह से पेन जो है नहीं होगा, ब्लड तो जा रहा है। सर्कुलेटरी कोलैप्स की वजह से, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से, या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना। शुक्रिया रजनी माथुर, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल आपने डी लिखा है, आपका सही आंसर है। क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जो है यदि वो हार्ट को जा रहा है, वो हार्ट को जा रहा है, दैट कैन कॉज पेन, क्योंकि O2 डिमांड जो है वो कार्डिक मसल्स की पूरी नहीं हो रही है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज पेन। समझ में आ रहा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? देखिए बच्चों, ये बड़े बड़े क्वेश्चन डालने का पर्पज है, आपने बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगला पड़ाव जो है नॉर्सेट, और वहां तक पहुंचने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। मेरी तरफ से जितने एफर्ट्स मैं लगा सकता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, पूरी जी जान से लगाऊंगा। आपको इन एफर्ट का रेस्पेक्ट करना है, आपको हर एमसीक्यू को पढ़ना है, जहां क्वेरी लगे आप उस क्वेरीज को सॉल्व आउट करें, और क्लास को पढ़ने के बाद रिव्यू जरूर लिखें। एक बार बच्चों क्लास को लाइक जरूर करें, एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लगभग 900 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। लाइक इट एवरीवन राइट नाउ, लाइक इट एवरीवन राइट नाउ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बिल्कुल इस बार नॉर्सेट पार, मेहनत करेंगे बच्चों, मेहनत करेंगे, नॉर्सेट पार भी होगा। आराधना यादव, शुक्रिया बच्चा, शुक्रिया माय डियर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले बता देता हूं, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में JNC जोधपुर ने जो ऑफर दिया हुआ है कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स का, जिसकी प्राइस बच्चों 5999 है, 5999 है, और इसका लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। इसमें 1200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगा, 4000 प्लस MCQ है बच्चों, प्लस कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, इमरजेंसी नर्सिंग है बच्चों। और इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, इस कोर्स की जो है
1 साल की वैलिडिटी है। जिस दिन आप कोर्स परचेज करोगे उस दिन से लेके 1 साल तक आपके पास रहेगा और सफिशिएंट टाइम है 1 साल तक आपको सिलेक्शन लेने का। थैंक यू शुभम। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कंप्लीट सिलेबस, वन कोर्स फॉर वन नेशन। आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे कॉम्पिटिटिव। और इस कोर्स को लेने का तरीका बच्चों है, आपको जेएनसी जोधपुर का या तो आप ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके परचेज करें, या फिर आप 9636032691 पर फोन पे और पेटीएम करके परचेज करें, या फिर बच्चों www.jinc-jodhpur.com पे जाकर के वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। सारे ऑप्शन खुले, सारे ऑप्शन खुले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर एएमआई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बाद हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट इज टॉट टू मूव लेग। मतलब हॉस्पिटलाइज पेशेंट को बताया जा रहा है कि आपको अपने लेग के मूवमेंट को करते रहना है जब आप बेड पे हैं, जब आप बेड पे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एमआई का पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज किया मतलब भर्ती है, और उसको टीच किया जा रहा है कि जब आप बेड पे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो अपने लेग को मूवमेंट करते रहे, लेग का मूवमेंट करते रहे। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज रिकमेंडेड टू प्राइमरली टू हेल्प। अब ये एक्सरसाइज मरीज के किस पर्पज से मदद करेगी? क्वेश्चन को समझना। एमआई का पेशेंट है, भर्ती है हॉस्पिटल में, उसको कहा जा रहा है जब आप लेटे रहो, जब आप बैठे रहो, तो पैर के मूवमेंट को करते रहना है। क्यों करते रहना है, क्यों ये एक्सरसाइज जरूरी है? पर्पज में आपसे पूछ रहा हूं, पर्पज में आपसे पूछ रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन लिखा है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एम्बुलेशन। क्या हम पेशेंट को, एम्बुलेशन का मतलब होता है रिकवरी, एम्बुलेशन का मतलब होगा रिकवरी। क्या हम मरीज को एम्बुलेट होने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं? दूसरा लिखा है प्रमोट यूरिनरी एंड इंटेस्टाइनल एलिमिनेशन। बच्चों कोई मतलब नहीं है यहां पर यूरिनरी और इंटेस्टाइनल एलिमिनेशन में, ये एक्सरसाइज रोल प्ले नहीं करती है। सी में लिखा है प्रिवेंट थ्रोम्बोफेलिबाइटिस एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। मतलब पेशेंट के वेन के अंदर, देखिए थ्रोम्बोफेलिबाइटिस का मतलब समझिएगा, थ्रोम्बो का मतलब होगा ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बो का मतलब होगा ब्लड क्लॉट, फेलिबाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन, फेलिबाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन इन वेन, इन वेन। मतलब दो प्रॉब्लम एक साथ हो रही है, पेशेंट के वेन में ब्लड क्लॉट हो सकता है तो इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, और जिसकी वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन होगा और पेशेंट को फर्दर क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। डी में देखिएगा डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन। क्या पेशेंट के बॉडी में प्रेशर अल्सर को फॉर्म होने से प्रिवेंट करने के लिए यह एक्सरसाइज जरूरी है? क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बच्चों? ये मैं बता देता हूं बच्चों। लेग को मूवमेंट करने का मेन पर्पज है, क्यों हम लेग को मूवमेंट करवाएंगे मैं बताना चाहता हूं। प्रमोट वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न मतलब जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड जो गया है उस ब्लड को वापस लाने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, और पेशेंट की एक्सरसाइज जो है यह वीनस रिटर्न में प्रमोट करने में मदद करेगा बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि यदि वीनस रिटर्न वापस नहीं आएगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है? थ्रोम्बोफेलिबाइटिस हो सकता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक एक बच्चे का आंसर 200% करेक्ट मिला बच्चों, 200% करेक्ट मिला। क्योंकि एम्बुलेशन के लिए प्रिपेयर करने में एक्सरसाइज मदद नहीं करेगी, यूरिनरी और इंटेस्टाइनल एलिमिनेशन में एक्सरसाइज मदद नहीं करेगी, और प्रेशर को कम करने में भी मदद नहीं करेगी। तो आपके पास सही आंसर क्या होगा बच्चों? सी। सही आंसर क्या होगा? सी। क्या बात है, क्या बात है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ताली, बहुत बढ़िया बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट एट हेल्थ फेयर। मतलब एक हेल्थ फेयर मतलब हेल्थ का एक कैंप लगा। मजेदार एमसीक्यू, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहा कि नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट एट ए हेल्थ फेयर
विच क्लाइंट इज ऑन ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब एक कैंप लगा हुआ है हेल्थ फेयर का, वहां हम कार्डियो के पेशेंट को असेस कर रहे हैं। उन पेशेंट के अंदर आप देखोगे कि कौन सा मरीज है जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की रिस्क सबसे ज्यादा है, जिसको आर्टीरियल डिजीज होने की रिस्क सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 32-year-old फीमेल विथ माइटल वॉल प्रोलैप्स हु क्वाइट स्मोकिंग 10 years ago। उम्र देखना है, 32 साल का पर्सन है, मरीज जो है फीमेल है, उसका माइट्रल वॉल प्रोलैप्स है और 10 साल से वो स्मोकिंग करा, नॉट बहुत ज्यादा बट स्मोकिंग करा। थैंक यू मनीषा, स्मोकिंग करा। क्या इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है? दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा लिखा है 43 ईयर एज, देखना बच्चों, ए 43-year-old मेल विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी। उसके परिवार में सीएडी है और उसका कोलेस्ट्रॉल 158। मैंने कितना बताया था? कोलेस्ट्रॉल 200 से कम, मतलब यहां पर कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, या कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, उम्र भी 43 साल है, ज्यादा नहीं है। फैमिली हिस्ट्री का एक रिस्क फैक्टर जरूर है, फैमिली हिस्ट्री का एक रिस्क फैक्टर जरूर है। चारों ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना है, चारों ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना है। सी में लिखा है 56-year-old पेशेंट है, HDL 60 है, हु टेक एटोरवास्टिन। देखिए ये एटोरवास्टिन का काम होता है डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल। ध्यान से देखना बच्चों, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये ड्रग जो है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करने का काम करती है। मरीज की उम्र 56 साल है और उस मरीज का एचडीएल जो है, नॉर्मली एचडीएल बच्चों 30 से 70 mg पर डीएल होता है, 30 से 70 mg पर डीएल होता है और यहां 60 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है तो एचडीएल नॉर्मल है। पेशेंट एटोवास्टिन ले रहा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने का रोल प्ले करता है यह ड्रग। और डी में लिखा है उम्र 65 ईयर है, उम्र 65 ईयर है। मरीज जो है उसको ओबेसिटी है, मरीज को ओबेसिटी है और एलडीएल जो है वो 188 है बच्चों। एलडीएल जो है नॉर्मली मैंने कहा था 130 mg पर डीएल, ये नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल है एलडीएल। पर मरीज का एलडीएल कितना मिला? 188। मरीज का एलडीएल कितना मिला? 188। ध्यान से देखिएगा, डी का ऑप्शन में एक तो उम्र बढ़ी हुई है, एक मरीज को मोटापा है और एक एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, 3 रिस्क फैक्टर है। अब आप मुझे बताएं चारों में से वो कौन सा कॉज इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है? बच्चों आपने चारों ऑप्शन को पढ़ा, सही आंसर पुट करना है, सही आंसर पुट करना है। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डी जिन्होंने लिखा है, डी जिन्होंने लिखा बच्चों, उसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहां यंग एज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा 10 ईयर से क्वाइट स्मोकिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 43 ईयर है, यहां पर भी कम उम्र है और सीएडी होने की चांस नहीं होगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। यहाँ 56 ईयर एज है और एचडीएल भी यहां पर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ उम्र बढ़ गई है, यहाँ ओबेसिटी बढ़ गई है, यहाँ एलडीएल भी बढ़ गया है, तो कौन सा सही होगा? फंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। आपका आंसर बच्चों यहाँ पर डी है और बिल्कुल राइट आंसर। शुक्रिया, शुक्रिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले बच्चों एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये क्लास उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉरसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर चुके हैं। उनके नॉलेज को टटोलने का बेहतरीन तरीका, सारे नर्सिंग सब्जेक्ट के एनक्लेक्स पैटर्न में एमसीक्यू रोजाना सुबह 10:30 बजे आपके सामने मैं लेके आऊंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। टॉपिक 24 आवर्स पहले बताऊंगा, आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको सिर्फ बैठ के आंसर देना है, क्योंकि आपने बेसिक बहुत अच्छा पढ़ा जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अब आपको थोड़ा मुझे ऊपर की ओर लेके जाना है, थोड़ा टफ क्वेश्चंस देने हैं, रीजनल और रैशनल वाले क्वेश्चन देने हैं, नर्स की प्रायोरिटी के क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने हैं, तभी आप और ग्रो अप होंगे, और ग्रो अप होंगे। और 200% फिर से आपको अश्योर कर रहा हूं, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, सिलेक्शन तो होना है, सिलेक्शन तो होना है। नॉलेज
जितना हो सके ले। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कभी कोई आपसे पूछे, कभी कोई आपसे पूछे कि बेटा तेरा ऐसा खुद का क्या है जो तेरे से कभी छिन नहीं सकता, जिससे तू तेरी जिंदगी जी सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है तेरे पास जो तू अपनी जिंदगी जी सकता है सब कुछ खोने के बाद। तो बच्चों आपको आंसर क्या देना है? इट्स माई प्रॉपर्टी। और आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपका नॉलेज। यदि नॉलेज आपके पास है तो आपके पास पहनने के बदन पे कपड़े भी ना होना, अपने नॉलेज से आप दुनिया जी सकते हो। शुक्रिया काजल राजपूत डोनेटिंग 39 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट। तो मैं क्लियर बता रहा हूं बच्चों कि यदि आपका नॉलेज, ये आपकी प्रॉपर्टी, आप जितना बढ़ाओगे उतना जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे, उतना जिंदगी में आगे बढ़ोगे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नर्स रिसीविंग इमरजेंसी लेबोरेटरी रिजल्ट, इमरजेंसी में लेबोरेटरी रिजल्ट को रिसीव किया है। क्लाइंट को चेस्ट पेन था, मरीज को प्रॉब्लम क्या थी? चेस्ट पेन था। और इमीडिएट फिजिशियन को इन्फॉर्म किया एंड इंक्रीज मायोग्लोबिन लेवल सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। और देखा उस लेबोरेटरी रिजल्ट में मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ था। ध्यान से समझना बच्चों, एक पेशेंट आया, उसको इमरजेंसी में रिसीव किया, तुरंत लैब के अंदर ब्लड सैंपल भेजा, पेशेंट को चेस्ट पेन था, इमीडिएटली डॉक्टर को भी आपने इन्फॉर्म किया और देखा कि मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ था। देखा था मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ था। व्हाट इज सजेस्टिंग, क्या सजेस्ट करा? थैंक यू इकबाल, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। देखिए बच्चों, मायोग्लोबिन लेवल सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या वो कैंसर को सजेस्ट कर रहा है? क्या वो हाइपरटेंशन को सजेस्ट कर रहा है? क्या वो लिवर डिजीज को सजेस्ट कर रहा है? क्या वो मायोकार्डियल डैमेज को सजेस्ट कर रहा है? मैंने आपको स्टार्टिंग में मायोग्लोबिन के बारे में बताया था। बिल्कुल बिल्कुल सचिन गर्ग अवेलेबल है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि पेशेंट की जो कार्डियक मसल्स है, जो कार्डियक मसल है बच्चों, ये कार्डियक मसल जैसे ही डैमेज होती है, जैसे ही पेशेंट की कार्डियक मसल्स डैमेज होती है, तो मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन डैमेज होने के विद इन 2 आवर्स में, विद इन 2 आवर्स में रिलीज होगा। और ये रिलीज कहां होगा बच्चों? ब्लड में। और इसमें लेवल जब ब्लड में बढ़ा है तो ये इंडिकेट क्या करेगा? मायोकार्डियल डैमेज, मायोकार्डियल डैमेज। बच्चों आपके आंसर अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्योंकि सही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप क्वेश्चन को पूरा समझने के टाइम दे रहे हो, आप जल्दीबाजी नहीं कर रहे हो। और जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा। और आप बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिएगा, क्वेश्चन को पूरा टाइम देना है, पूरा समझना है, चारों ऑप्शन को देखना है, फिर अपना तीर चलाना है और 100% आपका आंसर जो है वो राइट होगा बच्चों, राइट होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर टू डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए बच्चों, वो कौन से रिस्क फैक्टर नहीं है जो एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप कर सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होगा? ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। और आपको अच्छे से पता है बच्चों, ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती है, ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली को ट्यूनिका एडवेंटेशिया बोलते हैं, बीच वाली को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, अंदर वाली को ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं बच्चों। और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग ल्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। अब क्या होगा बच्चों, इसमें जब आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये जब ट्रेवल करके आ रहे हैं, ये नॉर्मली जब ट्रेवल करके आ रहे हैं, और इसी ल्यूमन में यदि आपको लिपिड्स और फैट का डिपोजिशन हो जाए, लिपिड्स और फैट का डिपोजिशन हो जाए इस तरीके से, तो ल्यूमन क्या हो गया बच्चों? नैरो। ल्यूमन क्या हो गया? नैरो। और इसी के साथ जब प्लेटलेट आएगा तो प्लेटलेट भी जा करके इसी फैट और लिपिड के साथ क्या हो जाता है बच्चों? क्लम्प हो जाता है। क्लम्प होने की वजह से क्या होगा? जितना अमाउंट ऑफ ब्लड का आगे जाना चाहिए उतना नहीं जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज। और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो सेल और टिश्यूज क्या होंगे? डैमेज। सेल और टिश्यूज क्या होते हैं? डैमेज होंगे बच्चों। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। याद रखना, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। मीनिंग क्या होगा? फैट और लिपिड डिपोजिशन इनटू द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑर्गन। दैट कंडीशन वी कैन से एथेरोस्क्लेरोसिस। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? एथेरोस्क्लेरोसिस बच्चों। अब ऑप्शन आपके सामने पुट कर, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं कि कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है। सबसे पहले कहा फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हार्ट अटैक,
परिवार में पहले किसी को हार्ट अटैक आ रखा हो। दूसरा लिखा लेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, लेट ऑनसेट प्यूबर्टी का लेट आना। सी में लिखा टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ग्रेटर देन 220 mg पर डीएल, 220 mg पर डीएल। और डी में लिखा है एलिवेटेड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसंट्रेशन, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसंट्रेशन। अब मुझे आप फटाफट आंसर पुट करेगा कि चारों में से कौन सा एमआई के लिए, सॉरी, एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं है। चारों में से कौन सा एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं है बच्चों? मुझे फटाफट आप आंसर पुट करिएगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, तो सी तो इसका रिस्क फैक्टर है, सी इसका रिस्क फैक्टर है। दूसरा, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस होगा, और डायबिटीज क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, तो ये भी रिस्क फैक्टर है, ये भी रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री, अर्ली प्यूबर्टी, देखिए परिवार में यदि किसी को हुआ है, फैमिली में किसी को हुआ है, तो आपको हो सकता है, ये भी रिस्क फैक्टर है, ये भी रिस्क फैक्टर है। बट बच्चों याद रखना, प्यूबर्टी जो है वी कैन नॉट कंसिडर कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, प्यूबर्टी को कंसिडर नहीं करते। इवन हम बात करें अदर रिस्क फैक्टर में, ओबेसिटी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। इवन बच्चों हाइपरटेंशन हो सकता है। मैं अदर रिस्क फैक्टर की बात कर रहा हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओबेसिटी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है बच्चों, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, ये वो अदर रिस्क फैक्टर बच्चों। सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है। ये सारे वो रिस्क फैक्टर है जो पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है बच्चों, एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है। तो सीधी सी बात है, लेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी डज नॉट कैन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, हमें सही आंसर को तलाश करना है, सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है। और इफ यू आर एबल टू पुट राइट आंसर, नोबडी कैन स्टॉप योर जर्नी टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। यदि आप इस तरीके से आंसर का पता लगाना सीख लिया, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन पैटर्न का मतलब जो आंसर आपको सही नहीं लग रहा है उसको बाहर करते जाइएगा, और पीछे एक ऑप्शन बचेगा जो आपका 200% करेक्ट होगा बच्चों। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू, दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले बता देता हूं, डिजिटल क्रांति आपके जेएनसी जोधपुर के द्वारा इंडिया के हर कोने में पहुंच रही है बच्चों। घर बैठे पढ़े बिना इंटरनेट पेन ड्राइव कोर्स के साथ, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स मिलेगा। प्राइस 14,500 और 1 ईयर की वैलिडिटी होगा बच्चों। 1200 प्लस क्लासेस इसमें भी है, 4000 प्लस एमसीक्यू इसमें भी है। और ये टीम जेआईएनसी जो है, ए टीम के टीचर्स ने पढ़ाया। ए टीम का मतलब वो कोर टीम जो जेएनसी गुरुकुल जोधपुर में पढ़ाते हैं, उन्हीं टीचर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स होगा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। इंडिया के किसी भी छोटे से छोटे कस्बे में रहकर आप पढ़ सकते हो, कहीं पर भी रहकर पढ़ सकते हो बच्चों। दैट वी कैन से टीम जेएनसी के द्वारा प्रिपेयर किया कोर्स। सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाए, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉग इन करें, बाई कोर्स में जाइएगा, पेमेंट करिएगा, एड्रेस फिल करिएगा, जल्दी आपके घर पे ये कोर्स पहुंचेगा बच्चों, जल्दी आपके घर पे ये कोर्स पहुंचेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे कल का पेपर आपने देखा यूपीपीएससी का, हर बच्चे की जुबान पे था कि सर पेपर आपने बनाया, पेपर जेएनसी से आया। बच्चों मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दिया जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसका फायदा मेरे बच्चों को मिला जिनका पेपर बहुत अच्छा गया। नॉर्थ सेट के लिए फिर तैयारी शुरू कर ली मैंने। वो हर एमसीक्यू में आपको लाके दूंगा जो नॉर्थ सेट में भी आपको जिताएगा, नॉर्थ सेट में भी आपकी जंग को फतेह करेगा। तो इसलिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। हर एक दिन, हर आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेवर टेक रेस्ट। अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालो और उस पैनिक सिचुएशन में डालो जहां दर्द का एहसास का पता चले कि मेहनत क्या होती है, शिद्दत क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, हंगर क्या होती है, सपने को पूरा करना। यदि इस तरीके से जियोगे ना तो दुनिया आपकी है बच्चों। इस भूख से जियोगे ना कि यस आई कैन डू,
आई हैव कैपेबिलिटी टू डू, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और तभी आप आगे बढ़ोगे। इस तरह की हंगर डेवलप करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 65-year-old क्लाइंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद फ्रैक्चर हिप, मरीज को हिप में फ्रैक्चर था, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ। क्लाइंट हैड चेस्ट पेन, पेशेंट को चेस्ट पेन था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ था। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर, देखिए मजेदार क्वेश्चन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या ऑर्डर किया? एनटीजी ऑर्डर किया, नाइट्रोग्लाइसिन। क्या ऑर्डर किया? नाइट्रोग्लाइसिन को ऑर्डर किया। विच शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू, अब डियर नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी उस मरीज के लिए? फिर से समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 65 साल का पर्सन है, इमरजेंसी में भर्ती हुआ है, फ्रैक्चर उसको हिप में है, और चेस्ट पेन भी था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी था, और केयर प्रोवाइडर ने उसको नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग दिया। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंस्ट्रक्शन जो है डियर नर्स देगा? थैंक यू हेमू। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। पुट द टेबलेट अंडर द टंग अंटिल इट एब्जॉर्ब, टैबलेट को, जो एनटीजी की गोली है बच्चों, नाइट्रोग्लाइसिन जो है ये वेसोडाइलेटर ड्रग है, ये वेसोडाइलेटर ड्रग है। क्या हम इस ड्रग को अंडर द टंग पुट करेंगे, जिसको सबलिंगुअल बोलते हैं, सबलिंगुअल बोलते हैं, तब तक पुट करेंगे जब तक वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो, जब तक वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट देखिएगा, बी में लिखा है swallow the tablet with 20 ml of water, टैबलेट को 20 ml वाटर में swallow करना है। सी में लिखा chew the tablet until is dissolved, जब तक टैबलेट को चीव करना है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो तब तक। अरे बच्चों गलत जा रहे हो, पहले समझो। डी में लिखा है प्लेस द टैबलेट बिटवीन हिज चीक एंड गम, चीक और गम के बीच में क्या हम उस टैबलेट को प्लेस करेंगे? फटाफट आपको आंसर लिखना है, फटाफट आपको आंसर लिखना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कोई आंसर लिखना बच्चों, सही क्या होगा? देखिए आंसर गलत जा रहा है, आंसर गलत जा रहा है। मैं आपको क्लियर करता हूं, पुट द टैबलेट अंडर द टंग अंटिल इट एब्जॉर्ब, टैबलेट को टंग के नीचे तब तक रखना है जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो। वही बच्चों सी में लिखा है चीव द टैबलेट अंटिल डिसॉल्व, टैबलेट को चबाना है जब तक वो पूरा डिसॉल्व नहीं हो। मैं याद दिला देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सबलिंगुअल जो हम देते हैं, सबलिंगुअल जो ड्रग हम देते हैं, ये 1 to 3 मिनट, 1 से 3 मिनट में द ड्रग स्टार्ट वर्किंग, ध्यान से देखना, स्टार्ट वर्किंग। तो हम वेट नहीं करेंगे जब तक वो पूरा एब्जॉर्ब हो, इतना वेट नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन गलत हो गया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपका सही आंसर क्या हो? सी, चीव द टैबलेट अंटिल डिसॉल्व, हमें उस टैबलेट को टंग के नीचे पुट करने के बाद टंग से प्रेशर पुट करना है और उसको पूरा डिसॉल्व करवाना है, तभी तो हमें रिजल्ट मिलेगा। हमें इंतजार नहीं करना है कि जब वो डिसॉल्व होगा तब आराम मिलेगा। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। ये गलत हो गया ना आपका, ये गलत हो गया ना बच्चों। फिर से पुट कर रहा हूं, पुट द टैबलेट अंडर द टंग अंटिल, मतलब जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो तब तक टंग के नीचे रखना है। सी में लिखा है चीव द टैबलेट अंटिल इट डिसॉल्व, जब तक टैबलेट पूरा डिसॉल्व नहीं हो तब तक उसको टंग के नीचे चीव करना है। और वी वांट रिजल्ट, और टैबलेट देने के बाद 1 से 3 मिनट में टैबलेट वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों विथ इन 10 मिनट्स में ये टैबलेट जो है उसका मेटाबोलाइज हो जाता है, विथ इन 10 मिनट्स में मेटाबोलाइज हो जाता है। 1 से 3 मिनट में ये टैबलेट काम करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द निमी यादव बेटा, चीव का मतलब चबाना होता है, बट टंग के द्वारा प्रेशर पुट किया जाता है ताकि वो ड्रग फटाफट डिसॉल्व हो जाए। वी गेट रिजल्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। याद रखना, आज के बाद ये क्वेश्चन दोबारा मिले तो आपको आंसर सही लिखना होगा। यहां क्या लिखा है? swallow the tablet with 120 ml water, बच्चों वाटर के साथ गोली को नहीं देते, वाटर के साथ दोगे तो ये इंटरफेरेंस करेगा टैबलेट के एब्जॉर्ब होने में, डिसॉल्व होने में। हमेशा याद रखना, कभी भी
एनटीजी को वाटर के साथ नहीं देते हैं, एनटीजी को वाटर के साथ नहीं देते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि वाटर के साथ दोगे इट मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया तो आधा घंटा लगेगा रिजल्ट आने में, आधा घंटा लगेगा रिजल्ट आने में। और बच्चों डी में लिखा प्लेस द टैबलेट बिटवीन चीक एंड गम, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब हो गया का कैविटी बिटवीन चीक एंड गम, याद रखना दैट एरिया वी कैन से बक्कल कैविटी। तो बक्कल रूट में ये ड्रग नहीं देंगे, वी वांट रिजल्ट, वी वांट रिजल्ट। तो क्लियर लिखा है बक्कल कैविटी का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन चीक और गम, स्पेस बिटवीन चीक और गम। तो बक्कल कैविटी में नहीं पुट करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चारों ऑप्शन का मीनिंग क्लियर किया मैंने। कहीं पर भी कोई क्वेरी लगे तो मुझे जरूर पूछिएगा, डाउट लगे जरूर पूछिएगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन टैबलेट बिगिन टू वर्क विद इन 1 to 2 मिनट्स। मैंने आपको 1 to 3 बताया, 1 से 2 भी आप लिख सकते हो, बट एग्जैक्टली 1 to 3 होता है। 1 to 2 मिनट्स। हाउ शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज ड्रग व्हेन चेस्ट पेन अकर? मतलब हम कैसे इस ड्रग को यूज करते हैं जब मरीज को चेस्ट पेन होता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझना होगा। नाइट्रोग्लाइसिन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? Sublingual nitroglycerin tablet begin to work within 1 to 2 minutes. How should the nurse instruct the client to use the drug when the chest pain occur? कि ये ड्रग जो है 1 से 2 मिनट में एब्जॉर्ब मतलब एक्शन देती है। तो जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है इस ड्रग को कैसे यूज करना है, इस ड्रग को कैसे यूज करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए में लिखा टेक 1 टैबलेट, ध्यान से देखना बच्चों, टेक 1 टैबलेट फॉर एवरी 2 to 5 मिनट्स अंटिल द पेन स्टॉप। मतलब हर 2 से 5 मिनट तक एक ड्रग को लेते रहना है जब तक दर्द पूरा ठीक नहीं हो। बी में लिखा हुआ है टेक 1 टैबलेट एंड रेस्ट फॉर 10 मिनट। एक टैबलेट लेने के बाद मरीज को 10 मिनट की रेस्ट देना है। कॉल द फिजिशियन इफ पेन परसिस्ट आफ्टर 10 मिनट। एक टैबलेट दिया, 10 मिनट रेस्ट करवाया, आराम नहीं मिला तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, कॉल कर दिया फिजिशियन को। नेक्स्ट देखिएगा, टेक 1 टैबलेट देन एडिशनल टैबलेट एवरी 5 मिनट। आपको पहले एक टैबलेट देना है, फिर हर 5 मिनट से टैबलेट देना है फॉर टोटल ऑफ 3। टोटल कितनी टैबलेट देना है बच्चों? 3 देना है। और उससे आराम नहीं मिले तो हम पेशेंट को क्या करेंगे? कॉल द फिजिशियन। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पहले हमने पेशेंट को एक टैबलेट दिया, एक टैबलेट देने के बाद में हर 5 मिनट से टोटल कितनी टैबलेट दिया बच्चों? 3। उसके बाद भी आराम नहीं मिला, वी कैन कॉल फिजिशियन, वी कैन कॉल फिजिशियन। डी में लिखा हुआ है टेक 1 टैबलेट इफ पेन परसिस्ट आफ्टर 5 मिनट, टेक 2 टैबलेट इफ पेन स्टिल परसिस्ट 5 मिनट, लेटर कॉल द फिजिशियन। अब चारों में से मुझे आप सही आंसर पुट करेगा, चारों में से आप मुझे सही आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर? मैंने एनटीजी लेने का तरीका पूछ रहा हूं, एनटीजी लेने का तरीका पूछ रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपको ये फॉर्मेट समझना होगा, किस तरीके से हम पेशेंट को ड्रग देंगे। ज्यादातर बच्चों का आंसर सी आ रहा है, जिसका आंसर सी आ रहा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखिएगा। एक्शन टू टेक इफ द क्लाइंट द कार्डियक डिजीज टू कंप्लेन चेस्ट पेन। यदि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, कार्डियक डिजीज है, तो बच्चों हमें पेशेंट के पेन, हार्ट रेट, रिदम और बीपी को असिस्ट करना है और एडमिनिस्टर कर देना नाइट्रोग्लाइसिन टैबलेट, डोज 0.3 से 0.4 mg। और बच्चों 5 मिनट के बाद रीअसिस्ट करना है, 5 मिनट के बाद रीअसिस्ट करना। मतलब हमने यहां पर एक टैबलेट दिया, फिर अगेन सेकेंड एंटीजी दिया, पेन नॉट रिलीव, बीपी नॉट स्टेबल, अगेन 0.3 से 0.4 mg दिया, ये दूसरा टैबलेट हो गया। फिर हमने पेशेंट की कंडीशन को रीअसिस्ट किया, फिर हमने पेशेंट की कंडीशन को रीअसेस किया, देन फिर एक गोली और दी, थर्ड टैबलेट, और थर्ड टैबलेट के बाद फिर हमने रीअसेस किया, आराम नहीं मिला तो हमने किसको कांटेक्ट किया बच्चों? फिजिशियन को। ये तरीका होता है नाइट्रोग्लाइसिन को देने को। पहले एक नाइट्रोग्लिसिन, फिर 5 मिनट के बाद कैरेक्टरिस्टिक को असिस्ट करना है, फिर नाइट्रोग्लिसिन, फिर असिस्ट, फिर नाइट्रोग्लिसिन, फिर असिस्ट। 3 रिपीटेटिव डोज के बाद सुधार नहीं है, वी कैन कॉल फिजिशियन।
we can call physician, my loving future nursing officer. Do you understand everybody? पहले एक टैबलेट दिया नाइट्रोग्लाइसिन का, 5 मिनट का टाइम दिया, क्योंकि नाइट्रोग्लाइसिन को सबलिंगुअल देते हैं। सबलिंगुअल देने के 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। हमने 5 मिनट वेट किया, दूसरी टेबलेट दी, फिर 5 मिनट वेट किया, फिर तीसरी टेबलेट दी, फिर 5 मिनट वेट किया, 3 रिपीटेशन के बाद आराम नहीं है। वी कैन कॉल फिजिशियन, वी कैन कॉल फिजिशियन। डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? समझ में आ रहा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? समझ में आ रहा बच्चों आपको जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है? डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से आपसे पूछा जा सकता है, मैंने क्लियर मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्लाइंट हैज अ थ्रॉम्बिंग हेडेक। पेशेंट को क्या हो रहा है बच्चों? पल्सेटिंग हेडेक हो रहा है, थ्रॉम्बिंग हेडेक हो रहा है। कब? व्हेन नाइट्रोग्लाइसिन टेकन। मरीज ने जब एंटीजी ड्रग लिया, जब एंटीजी ड्रग लिया और एंटीजी ड्रग लेने के बाद उसको थ्रॉम्बिंग हेडेक हो रहा, पल्सेटिंग हेडेक हो रहा है। और इवन फॉर एंजाइना द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट। देखिए एंटीजी जो बच्चों है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है एंजाइना पेक्टोरिस का। एंजाइना पेक्टोरिस वाला जो पेशेंट है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम यूज करते हैं नाइट्रोग्लाइसिन। याद रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एक क्लाइंट है उसको थ्रॉम्बिक हेडेक हो रहा, पल्सेटिंग हेडेक हो रहा है, नाइट्रोग्लाइसिन ड्रग देने के बाद। और क्या इंस्ट्रक्शन देगी डियर नर्स? क्या इंस्ट्रक्शन देगी डियर नर्स उस पेशेंट को? ध्यान से समझना बच्चों। एम लिखा है एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफिन। देखिए एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफिन कैन टेकन फॉर दिस कॉमन साइड इफेक्ट। हेडेक को कम करने के लिए इन ड्रग को हम कॉमनली दे सकते हैं क्या? फिर लिखा है नाइट्रोग्लाइसिन शुड बी अवॉइडेड इफ द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग दिस सीरियस इफेक्ट। यदि पेशेंट को हेडेक होगा तो हमें नाइट्रोग्लिसरीन को नहीं देना है क्या? अवॉइड करना है क्या? देन लिखा बच्चों टेकिंग द नाइट्रोग्लिसरीन विद अ फ्यू ग्लास ऑफ वाटर विल रिड्यूस द प्रॉब्लम। हम नाइट्रोग्लिसरीन को देते समय ग्लास में वाटर के साथ देंगे ताकि प्रॉब्लम सबसाइड हो जाए। या लिखा द क्लाइंट शुड लाई इन अ सुपाइन पोजीशन टू अलाइवेट द हेडेक। क्या हम मरीज को सीधा लिटाएंगे ताकि हेडेक जो है वो कम होगा, हेडेक जो है वो कम होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आपको आंसर पुट करना, अब आपको आंसर पुट करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पेशेंट ने एंटीजी ड्रग लिया और एंटीजी का साइड इफेक्ट होता है बच्चों हेडेक होता है। एंटीजी का साइड इफेक्ट जो है वो हेडेक होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? क्या हम सिर्फ उसको एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफिन देके ठीक कर देंगे? क्या हम नाइट्रोग्लिसरीन को अवॉइड करेंगे जिस पेशेंट को सीरियस साइड इफेक्ट है? नहीं, नहीं अवॉइड करेंगे, क्योंकि एंजाइना की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बच्चों? नाइट्रोग्लिसरीन है। तो ये ड्रग तो हम देंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, हम ड्रग को देंगे। सीम लिखा टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन विद अ फ्यू ग्लास ऑफ वाटर। मैंने पहले ही कहा था वाटर के साथ इस ड्रग को नहीं दिया जाता है। वाटर कैन इंटरफेरेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। वाटर के साथ इस ड्रग को नहीं दिया जाता है। डी में लिखा है पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में। याद रखना, याद रखना, यदि पेशेंट सीधा लेटेगा तो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है बच्चों वो हेड की तरफ जाएगा, और हेड की तरफ जाएगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो पेशेंट को पल्सेटिंग हेडेक होगा। पल्सेटिंग हेडेक होगा तो डी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। देखिए आंसर बदल रहा है, आंसर बदला। मैं रीजन के साथ आपको बता रहा हूं, डी नहीं होगा। आपका राइट आंसर बच्चों ए होगा, आपका राइट आंसर ए होगा। नॉर्मली जब पेशेंट को थ्रॉम्बिक हेडेक होगा, देखिए एनटीजी जो ड्रग है, एनटीजी का साइड इफेक्ट है बच्चों हेडेक। हेडेक पेशेंट को होगा और इस हेडेक को हम ट्रीट करते हैं, हम हेडेक को ट्रीट करते हैं। और ट्रीट किसके द्वारा करते हैं? एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफिन के द्वारा, क्योंकि ये हेडेक कॉमन साइड इफेक्ट है, हेडेक कॉमन साइड इफेक्ट है। क्योंकि आपने डी लिखा, डी में क्या लिखा? शुड सुपाइन पोजीशन अलाइवेट हेडेक। अरे बदमाश बच्चों, पेशेंट सीधा लेटेगा और वैसोडाइलेशन की वजह से पेशेंट के नर्वस सिस्टम में ब्लड फ्लो बढ़ेगा सीधा लेटने की वजह से, तो ये कंडीशन और सीवियर होगा, ये कंडीशन और सीवियर होगा, पल्सेटिंग हेडेक और सीवियर होगा। तो डी या नहीं होगा, डी या नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? ए। आपका सही आंसर क्या हुआ? ए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दिस इज MCQ will helping to crack competitive exam.
ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा जेएनसी का ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है बच्चों। ऑफलाइन बैच का टाइम है 3 to 7 PM का, इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ का, और ये बैच जो है JINC गुरुकुल जोधपुर में चल रहा है बच्चों। JINC गुरुकुल जोधपुर में, जहां पर 30 डेज में 30 डेज क्लासेस है, हर ट्यूसडे को वीकली टेस्ट है बच्चों, और इसका ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा। फीस 22,000 फीस होगा बच्चों, 22,000 रुपए। हॉस्टल की फीस जो है वो 6,000 रुपए, हॉस्टल की फीस जो है वो 6,000 रुपए हो गए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 6,000 रुपए पर मंथ हॉस्टल की फीस होता है। इस बैच को ज्वाइन करने का सिंपल तरीका, आपको 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करना है 1000 रुपीज, और अपनी सीट कंफर्म करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यू कैन सी एवरीबडी, क्या लिखा, when administering a thrombolytic drug, when administering a thrombolytic drug to treat client experiencing myocardial infarction, the nurse explained that the purpose of drug, thrombolytic drug, for example streptokinase, for example बच्चों streptokinase, इन्होंने पूछा है कि streptokinase ड्रग एडमिनिस्टर करने का पर्पस क्या होगा, पर्पस क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, when administering thrombolytic drug to client experiencing myocardial infarction, nurse explained that the purpose of drug, ये ड्रग देने का पर्पस क्या होगा। एमआई वाले पेशेंट को ये क्वेश्चन पूछा है, एमआई वाले पेशेंट को एम लिखा, हेल्प कीप हिम द वेल हाइड्रेट, मरीज के हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए ड्रग को देंगे। क्या हम डिसॉल्व द क्लॉट दैट ही मे हैव, जो क्लॉट हुआ आर्टरीज में उसको डिसॉल्व करने में मदद करेगा, या प्रिवेंट किडनी फेलियर, किडनी फेलियर को प्रिवेंट करने का काम करेगा, या बच्चों ट्रीट पोटेंशियल कार्डिक अरिथमिया, क्या हम पोटेंशियल कार्डिक अरिथमिया को ट्रीट करने में इस ड्रग का यूज करेंगे। फटाफट आपको आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट करेगा फटाफट। राइट आंसर, आई वांट राइट आंसर। मैंने 4 ऑप्शन आपको दिया है, सही आंसर पुट करेगा। इजी एमसीक्यू है, इजी एमसीक्यू है। ऑलमोस्ट बच्चों ने बी लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने बी लिखा है। बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सही है, क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक का काम होता है टू डिसॉल्व क्लॉट, टू डिसॉल्व क्लॉट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी एग्जैक्टली थ्रोम्बोलाइटिक क्या करती है, ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता आर्टरी में। ये ड्रग जैसे ही आप पेशेंट को दोगे, हम ज्यादातर इस ड्रग को आईवी प्रेफर करते हैं, जैसे ही आप पेशेंट को दोगे आर्टरी में जाएगी, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगी, और क्या जनरेट करेगी बच्चों, प्लाज्मिन। क्या जनरेट करेगी, प्लाज्मिन। और ये प्लाज्मिन क्या करेगी, क्लॉट को डिसॉल्व, प्लाज्मिन क्या करेगी, क्लॉट को डिसॉल्व करेगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा। एक और खास बात, स्ट्रेप्टोकाइनेज के अलावा एलटी प्लेस, रेटी प्लेस, टेनडेक्टी प्लेस, ये सारी ड्रग को हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग बोलते हैं। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछते हैं कि एमआई होने के कितने टाइम के अंदर अंदर ये ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है, विद इन 6 आवर या विद इन 4 to 6 आवर। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि एमआई होने के या आर्टीरियल डिजीज या इवेंट होने के कितने टाइम के अंदर अंदर, कितने टाइम के अंदर, थैंक यू सो मच, कितने टाइम के अंदर अंदर हम 4 to 6 आवर में इस ड्रग को देंगे। एक और मजेदार क्वेश्चन बनेगा, एक और मजेदार क्वेश्चन बनता बच्चों, कि यदि पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग चल रही है तो क्लॉट को डिसॉल्व करेगी, और क्लॉट को डिसॉल्व करेगी तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो बच्चों डियर नर्स की प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, to monitor bleeding. This is your competitive exam MCQ. Thank you Pradeep Verma. To monitor bleeding primary concern होगा बच्चों, प्राइमरी कंसर्न होगा ब्लीडिंग को मॉनिटर करना। और एक और खास बात एग्जाम में आता है साइड इफेक्ट या एंटीडोट। एंटीडोट में मैंने क्लियर मेंशन किया बच्चों, एमाइनो कैप्रोइक एसिड, एमाइनो कैप्रोइक एसिड के रूप में एंटीडोट यूज करते हैं बच्चों, एमाइनो कैप्रोइक एसिड के रूप में एंटीडोट को यूज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि किसी पेशेंट को ओवरडोज हो गया देन वी कैन यूज। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीए, देखिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन, बड़ा मजेदार एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ध्यान से देखिएगा, एक पेशेंट है,
एक पेशेंट है, उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बच्चों, टिश्यू प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर। ये ड्रग क्या करेगी, ये ब्रेक करेगी, किसको ब्रेक करेगी बच्चों, क्लॉट को। किसको ब्रेक करेगी, क्लॉट को ब्रेक करने में ये ड्रग काम करती है। मैंने लिखा है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टीपीए द असेसमेंट प्रायोरिटी, असेसमेंट प्रायोरिटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपीए, टीपीए का मतलब होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये का काम क्या होगा, ब्रेक द क्लॉट। असेसमेंट में प्रायोरिटी क्या होगी, असेसमेंट में प्रायोरिटी क्या होगी, ऑब्जर्व द क्लाइंट चेस्ट पेन। क्या हम पेशेंट का चेस्ट पेन ऑब्जर्व करेंगे। बी में लिखा मॉनिटर द फीवर, क्या हम पेशेंट के फीवर को मॉनिटर करेंगे। सी में लिखा है मॉनिटर द 12 लीड ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 4 आवर। और डी में लिखा है मॉनिटर द ब्रीथ साउंड। आप मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के सही आंसर पुट करेगा, सही आंसर पुट करेगा। और बता देता हूं बच्चों, टीपीए जो है ये एमआई होने के अगेन विथ इन 3 आवर्स में देते हैं, विथ इन 3 आवर्स में देते हैं बच्चों। क्विक आंसर पुट करेगा, सोच समझ के आंसर लिखिएगा। मेरा एमसीक्यू आपसे, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टीपीए असेसमेंट प्रायोरिटी, हम टीपीए क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा था ये क्लॉट को क्या कर रही है बच्चों, ब्रेक कर रही है। तो पेशेंट की ब्लड सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पेशेंट को प्रॉब्लम क्या था, चेस्ट पेन था, प्रॉब्लम क्या था, चेस्ट पेन था। अब फिर गड़बड़ कर रहे हैं, फिर गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों। एवरी 4 आवर से ईसीजी में क्या देखोगे रे बदमाश बच्चों, आपको डियर नर्स हमेशा प्रायोरिटी पूछा है। मेरे डियर नर्स क्या करेगी, डियर नर्स क्या करेगी, चारों में से ऑप्शन लिखेगा। डियर नर्स क्या करेगी, हम ब्रीथ साउंड भी इंपॉर्टेंट है, फीवर भी इंपॉर्टेंट है, बट ये डॉक्टर के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। फीवर या नहीं आएगा, साउंड हम मॉनिटर नहीं करेंगे, सी बी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है दर्द में यदि आराम मिल रहा है तो उस ड्रग देने का पर्पस जो है वो इफेक्टिव है, उस ड्रग देने का पर्पस जो है वो इफेक्टिव है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आंसर बदल गया, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ गलतियों से सीख सकते हैं। यहाँ मैं 2 एमसीक्यू और बताऊंगा आपको, हम यहाँ गलतियों से सीख सकते हैं, हम यहाँ मेहनत करके अपने आप को बदल सकते हैं। मैं 2 ऑप्शन आपको पुट करने वाला हूं। एक तो जैसे मैंने अभी आपको एंटीडॉट बताया, तो टीपीए का भी एंटीडॉट कौन है बच्चों, अमाइनो कैप्रोइक एसिड है। इसका पूरा नाम देखिएगा एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रिक एसिड। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके नोट करना। एंटीडॉट ऑफ टीपीए पूछा है एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। कभी कभी EACA बोलते हैं। और यदि ये अवेलेबल नहीं है तो बच्चों सेकेंड प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, ट्रेक्सेनिक। देखिए बच्चों, ट्रेनेक्सामिक एसिड, ट्रेनेक्सामिक एसिड। कभी कभी यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सेकंड प्रायोरिटी का क्वेश्चन पूछे तो बच्चों ट्रानेक्सामिक लिखना बच्चों, टेरानेक्सामिक बोल सकते हैं, ट्रानेक्सामिक एसिड बोल सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू JNC पूजा। सॉरी, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। Contraindication to administer, contraindication to administration of tissue plasminogen activator include which of the following। मतलब इन्होंने लिखा है कि कौन सी वो कंडीशन है जिसमें हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को नहीं देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को नहीं यूज करते हैं। मतलब ये ड्रग जी थी, इस ड्रग का काम था क्लॉट को ब्रेक करना। और वो कौन सी कंडीशन जहां पर इस ड्रग को नहीं देते, जहां पर इस ड्रग को नहीं देते। क्वेश्चन का है कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एज ग्रेटर देन 60 ईयर, 60 साल के पर्सन के बाद, हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रल हेमरेज, जिसको सेरिब्रल हेमरेज है, हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, जिसको हार्ट फेलियर है, और सिगरेट स्मोकिंग वाले पेशेंट को। किस पर्सन को ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट है बता देता हूं बच्चों। टीपीए जो क्या कर रही थी, टीपीए क्या कर रही थी, ये ब्रेक कर रही थी क्लॉट को,
ये क्या कर रही थी, क्लॉट को ब्रेक कर रही थी। इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है बदमाश बच्चों, ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि क्लॉट ब्रेक होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग होगा, पेशेंट को ब्लीडिंग होगा। तो चारों में से वो कौन सी कंडीशन है जहां पर इस ड्रग को अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। शुक्रिया भगवान, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा राइट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी लिखा है, क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि सेरिब्रल हेमरेज तो पेशेंट की हिस्ट्री है, और ड्रग दोगे तो क्या होगा रे बदमाश बच्चों, ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो इसमें हमें अवॉइड करना है, इस कंडीशन में हमें अवॉइड करना। थैंक यू अर्जुन जामरा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर सेलेक्टिंग एमपीसीएचओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पढ़ाया जा रहा है टफ एमसीक्यू को आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपका साथ बना रहा तो नॉर्सेट भी दूर नहीं है बच्चों, उसमें भी जीत आपका, आपके परिवार और आपकी जेएनसी की होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। जब आपके टीचर 30 डेज में 30 डेज आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 24 घंटे में से 1.5 आवर तो आप दे सकते हो। उसमें भला किसका बच्चों? आप ही का। नॉलेज किसका बढ़ रहा? आप ही का। सिलेक्शन किसका होगा? आप ही का। परिवार के किस घर में खुशी आएगी? आपके परिवार में। I belong from the nursing profession. I struggle a lot when I was student. जब मैं स्टूडेंट था बहुत स्ट्रगल किया। आज मैं यदि कैपेबल हूं अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने में, मदद करने में, तो मैं जी जान से करूंगा और करता रहूंगा। आपको जांचना है, परखना है, समझना है, और सब कुछ आपको लगे तो भरोसा करना है। और जब तक भरोसा नहीं होता ना बच्चों, घर में रात को नींद भी सुकून से नहीं आती। यदि आपको अपने मां बाप पे भरोसा है तो आप घर में कंफर्टेबली सो सकते हो, और आपको अपने टीचर पे भरोसा है तो आप प्राउडली कंफर्ट हो सकते हो, क्योंकि मेरे टीचर ने जो बताया वो 100% सही है। और वो तभी हासिल होगा जब आप टीचर पे ट्रस्ट करोगे, जब टीचर को अपना मानोगे। क्योंकि हमेशा एक एनवायरमेंट होता है जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, या वो परिवार देता है, या कॉलेज, स्कूल या हॉस्टल जहां आपकी जर्नी चलती वहां मिलता है। तो वहां भरोसा आपको करना होगा, दिल से करना होगा, ईमानदारी से करना होगा। मैं वादा करता हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, जब तक सांस चलेगी आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। मैं कभी परवाह नहीं करता हूं कि मेरा आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, बट मेरी जिद है कि इतना कुछ आपको दूं आप प्राउडली कह सकोगे, यस अब मैं कर सकता हूं, अब मैं कर सकती हूं, अब मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो की है, कुछ परिस्थितियों की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए, और आज आपका जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा हजारों बच्चे पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक सपना देखना शुरू किया फिर से कि मैं कर सकता हूं, और आपको आपके सपने तक लेके जाने की पूरी जी जान से कोशिश करूंगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, भरोसा करिएगा, कोई रोकने वाला नहीं बच्चों। अब आपको आपके पेरेंट्स के बाद आपके पेरेंट्स, जेएनसी परिवार आपके लिए अवेलेबल है बच्चों, आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो भरोसा बनाए रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, पहले ही आंसर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट एमसीक्यू को कैरी ऑन करते बच्चों। शुक्रिया शुक्रिया एवरीवन। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि द फिजिशियन रेफर द क्लाइंट विद द अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट को बच्चों देखिए, अनस्टेबल को बोलते हैं प्री इन्फेक्ट्री, इसी को हम बोलते हैं प्री इन्फेक्ट्री एंजाइना पेक्टोरिस, और इसी को बोलते हैं मोस्ट डेंजरस एंजाइना पेक्टोरिस। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्री इन्फेक्ट्री मतलब सीधा, प्री इन्फेक्ट्री का मतलब पेशेंट को एमआई होने से पहले की कंडीशन। डेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनस्टेबल है, ठीक नहीं होता। फॉर द कार्डियक कैथेटाइजेशन, और पेशेंट का हमने क्या किया बच्चों, कार्डियक कैथेटाइजेशन। द नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट दिस प्रोसीजर बिगिन टू यूज इन दिस स्पेसिफिक केस। किस स्पेसिफिक केस में इस प्रोसीजर को यूज करते हैं बच्चों? ऑप्शन लिखा है ओपन एंड डायलेटेड ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, बी में लिखा सिस द एक्सटेंट ऑफ द आर्टीरियल ब्लॉकेज,
सी में लिखा बाईपास द ऑब्स्ट्रक्टेड वेसल्स, डी में लिखा असिस्ट द फंक्शनल एडिक्वेंसी ऑफ द वॉल एंड। देखिए मजेदार एमसीक्यू है, डॉक्टर ने रेफर किया क्लाइंट को अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस था फॉर कार्डियक कैथेटाइजेशन, मतलब इस पेशेंट को कार्डियक कैथेटाइजेशन करवाना था। नर्स ने एक्सप्लेन टू द क्लाइंट, डियर नर्स पेशेंट को क्या एक्सप्लेन करेगी कि ये प्रोसीजर यूज टू स्पेसिफिक, इस प्रोसीजर को क्यों यूज करें। क्वेश्चन सीधा है कि कार्डियक कैथेटाइजेशन का पर्पस क्या है। चार ऑप्शन है, कार्डियक कैथेटाइजेशन का पर्पस क्या होगा बच्चों। एक्सटेंड ऑफ आर्टेरियल ब्लॉकेज, हमेशा याद रखना लोकेशन ऑफ ब्लॉकेज इन आर्टरी पता लगाने के लिए तो करते हैं कार्डियक कैथेटाइजेशन। लोकेशन ऑफ एमआई का पता लगाने के लिए करते हैं बच्चों, याद रखिएगा एमआई का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ईसीजी करते हैं। तो क्लियर याद रखिएगा, असिस्ट द एक्सटेंड ऑफ द आर्टेरियल ब्लॉकेज की पेशेंट के आर्टरी में ब्लॉकेज कहां है उसको असिस्ट करने के लिए हम कार्डियक कैथेटाइजेशन करते हैं। और ये फीमोरल आर्टरी से कर सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से कर सकते हैं, ये रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं बच्चों, रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी से कर सकते हैं। और कार्डियक कैथेटाइजेशन के बाद पेशेंट के पॉप्लिटियल पल्स को जरूर देखिएगा टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ पेटेंसी, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर 5 बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स में कंप्लीट नर्सिंग के नोट्स के साथ बच्चों रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, और इसका प्राइस है 16009636032691 पे फोन पे करके आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हो। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कैसा रहा आज का ये एक नया इनोवेटिव क्लास, एनक्लेक्स स्पेशल विथ रैशनल। हर एमसीक्यू के 4 ऑप्शन, चारों में राइट है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। एक एमसीक्यू हम 10 क्वेश्चन सीखेंगे और रोजाना होगा 1 से 1.5 घंटे की क्लास। तो बच्चों अपना रिव्यू जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, व्हाट यू फील, क्या ये सेशन कैरी ऑन करें, जरूर लिखिएगा बच्चों अपना रिव्यू फीडबैक में। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में हम और मेहनत करेंगे। कल के टॉपिक एडवांस में पुट करूंगा, आपको थ्योरी पढ़ के आना है, क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। इस तरीके से हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें चलते रहना तब तक जब तक हम उस मुकाम को हासिल ना करें जो सपना आपने और आपके परिवार ने देखा। अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, बड़ों का रिस्पेक्ट करिएगा, किसी के बारे में बुरा ना बोलना, ना बुरा सोचना, और किसी के पीठ के पीछे बुराई नहीं करना बच्चों। हो सके तो किसी का भला करना। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कल फिर मुलाकात करूंगा सुबह ठीक 10:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।